कि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। जरा सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल के अंदर आने नहीं दिया गया था, आगे चलकर उसी ने देश का संविधान लिख डाला। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संविधान बनाने की जिम्मेदारी जिस संविधान सभा की थी, एक समय था जब उसके सदस्य तक वे नहीं बन पाए थे। सभी जानते थे डॉक्टर अंबेडकर में काफी प्रतिभा है, लेकिन उस वक्त के राजनेता उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी घटना के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। बाबा साहब सामाजिक सुधारों को लेकर काफी एग्रेसिव थे। कहा जाता है कि उनकी इसी छवि के कारण कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें संविधान सभा में आने नहीं देना चाहते थे। यही कारण था कि संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में बाबा साहब शामिल नहीं थे। हालात यह थे कि बाबा साहब को उस वक्त के अनुसूचित जाति संघ का भी समर्थन नहीं मिल पाया था। आरोप यहाँ तक लगाए जाते हैं कि उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर यह ध्यान रखा कि बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर न जा पाए। जब वे बॉम्बे से संविधान सभा में नहीं जा पाए तो उनकी मदद के लिए सामने आए बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया। यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। हालांकि बाद में 1950 में वे पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। बहरहाल जोगेंद्रनाथ मंडल की मदद से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे और संविधान सभा में उन्होंने अपना पहला भाषण 17 दिसंबर 1946 को दिया। कहते हैं इसी भाषण ने गेम चेंज कर दिया। बाबा साहब का भाषण सुनकर संविधान सभा के सदस्य उनकी विद्वत्ता को जान गए थे। साथ ही भारत के भविष्य को लेकर उनकी सोच ने भी पूरी संविधान सभा का दिल जीत लिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कहानी में इसके बाद एक और ट्विस्ट आया। जब देश का बंटवारा हुआ तो बंगाल के वे हिंदू बहुल इलाके जहां से बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर गए थे, पाकिस्तान में चले गए। ऐसे में उनकी भारत के संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के उन्हीं बड़े नेताओं ने संविधान सभा में आने के लिए बाबा साहब के लिए जगह बनाई। कहा जाता है कि बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने तय किया कि जयकर की खाली जगह को बाबा साहब भरेंगे और इस तरह वे संविधान सभा में न सिर्फ पहुंचे बल्कि संविधान सभा ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन बाबा साहब का संघर्ष यहाँ भी नहीं रुका। दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्हें पूरे देश से लड़ना पड़ा। हालांकि कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया। उनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद भी वे कई मुद्दों को संविधान में लागू नहीं कर पाए थे। संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति और आर्टिकल 342 में आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह की व्यवस्था आर्टिकल 340 के जरिए वे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज को देना चाहते थे, लेकिन उनका विरोध उस वक्त के कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेताओं ने ही किया। यही वजह है कि उस समय ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में ऐसी कलम चलाकर रखी थी कि बाद में देर सवेर ओबीसी समाज को आधा अधूरा ही सही लेकिन आरक्षण मिल गया। यही हाल हिंदू कोड बिल को लेकर भी हुआ। बाबा साहब ने 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में हिंदू कोड बिल रखा। इसके जरिए वे महिलाओं को उनका अधिकार व सम्मान दिलाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनका इतना विरोध हुआ कि यह भी लागू नहीं हो पाया। आगे चलकर इन्हीं दो मुद्दों को लेकर बाबा साहब ने देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह तो साफ है कि यदि बाबा साहब संघर्ष नहीं करते तो दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हालात आज के जैसे नहीं होते।
यही कारण है कि जब भी बात भारत के संविधान की होगी, बाबा साहब का योगदान सदियों तक याद किया जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। कांग्रेस के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है।